हेलो एवरीवन। मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं ईवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस सेशन का हमारा 8th टॉपिक है। सीरीज स्टार्ट की हुई है, हमने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम पिछले साल 2024 के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के अंडर, उनमें जितने भी आपके टॉपिक वाइज टॉप लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो 7 सेशंस हमारे हुए हैं, 7 टॉपिक्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारी की सारी वीडियोस आपने पीडीएफ के थ्रू सॉल्व कर ली होगी। और इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं हमारे 8th टॉपिक के साथ, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो सारी वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एंड में भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ होनी चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक होती हैं। इनवर्ड का केस, आउटवर्ड का केस, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर टेबल कैसे सॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर टेबल कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इन आउट की कंडीशन आपको पता होगी, साउथ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट में, वो भी चीज़ें पता होंगी। बट कुछ एक ट्रिक्स ऐसी हैं जो क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट है, पता नहीं जो मुझसे ऑलरेडी नहीं पढ़ रखे हैं उनको ये वाली चीज़ें पता है या नहीं, फिर भी मैं कन्वे कर देता हूं ताकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम ना आए कि भाई ये बंदे बिठा कैसे दिए। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर हम बात करते हैं कि सपोज 6 पर्सन है अराउंड अ टेबल बैठे हैं, फेस कहीं भी कर रहे हो, टूवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हो, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको 6 पर्सन का केस अवेलेबल है और इसमें एक इंफॉर्मेशन दी जाए कि ए जो है वो बी के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप बी को अरेंज करेंगे, उसके बाएं तीसरे पे कौन बिठा देंगे? ए बिठा देंगे, चाहे वो बाहर की तरफ ही क्यों ना फेस कर रहा हो। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी के बाईं और तीसरे प्लेस पे है तो वो ए जो है बी के दाईं और भी तो तीसरे प्लेस पे आ रहा है। तो एक कंक्लूजन निकलता है कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 पर्सन बैठे हो, इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे हो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू या संदर्भ में, चाहे उसके बाएं तीसरे में आए चाहे उसके दाईं और तीसरे में आए, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत बैठे होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको 8 का केस दे दूं कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं अराउंड अ टेबल, अंदर फेस कर रहे हो, बाहर की तरफ फेस कर रहे हो, अंदर बाहर दोनों का केस हो, इन आउट की कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सिचुएशन में क्या बनेगा कि ए अगर बी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है, बाईं और चौथे प्लेस पे बैठा हुआ है, तो मतलब वो भी उसके विपरीत बैठेगा। क्लियर? चलो, अगर ए बी के फोर्थ लेफ्ट पे है तो ध्यान से देखिए फोर्थ राइट पे भी आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस कंडीशन को ऑप्ट कर सकते हैं। 8 का केस आया, अगर ए बी के या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड में बैठा है फोर्थ प्लेस पे या राइट साइड में बैठा है फोर्थ प्लेस पे, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ओके, चलिए, तो 10 के केस में क्या होगा? 5th लेफ्ट और 5th राइट की कंडीशन आ जाएगी। गॉट इट? और कंडीशन क्या है इसमें बताने वाली? हाँ, अगर ये वाले 2 पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान में रखने होते हैं जब इन आउट की कंडीशन आ जाती है कि अगर ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए और बी के बीच में 2 पर्सन या 2 सीट्स का गैप है। फोर्थ लेफ्ट पे है मतलब 3 सीट्स का गैप है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि अगर मैं पर्सन डायरेक्टली बिठा भी देता हूं तो ये माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, भाई डायरेक्टली कैसे बिठा दिए। अगर ये चीजें आगे भी आएंगी तो मैं वो कनेक्ट कर पाऊंगा इन पॉइंट्स के थ्रू, तो आपके माइंड में ये वाला पॉइंट बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी जो जो चीजें हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है, कैसे क्वेश्चन को ईजी से ईजी बनाया जा सकता है बिना बहुत ज्यादा केसेस बनाए हुए, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा क्लियर होगी। वर्बली बता के कोई फायदा नहीं है। तो पेन नोटबुक साथ में रखिएगा, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग था तो ही उसके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइए। ओके, चलो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया था सर्कुलर टेबल से रिलेटेड। कितने व्यक्ति दिए गए हैं आपको? 6 पर्सन, 6 स्पोर्ट्स पर्सन आपको दिए गए हैं
अराउंड अ टेबल बैठे हैं, सर्कुलर टेबल बैठे हैं, और सारे का सारा सारे जो है वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर, फेसिंग द सेंटर। तो ये 6 पर्सन हम सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। तो जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन का केस हो, सम संख्या में व्यक्ति बैठे हो, हमेशा एक व्यक्ति को दूसरे के संदर्भ में उसके विपरीत ही बिठाना है। ओके, चलो पहली कंडीशन क्या कहती है यहां पर, कहता आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। आर जो है वो एम के दाईं और दूसरे प्लेस पे है। तो आप कोई भी सीट पहले चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम एम को अरेंज करेंगे। एम के दाईं और दूसरे प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। वैसे मैं ये एरो हेड मेंशन कर रहा हूं ये दिखाने के लिए वो केंद्र की ओर देख रहा है, बट जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर चला जाता है, और सिटिंग अरेंजमेंट आया तो थोड़ा टाइम लग भी सकता है। ठीक है, तो टाइम हमें एक एक 2-2 सेकंड सेव करने हैं। इन चीजों से बचना है कि हमें एरो मेंशन करने की नीड ना पड़े, राइट लेफ्ट लिखने की नीड ना पड़े, क्योंकि आपको पता है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट क्लियर होना चाहिए। मेन सारी गेम ही राइट लेफ्ट की है। ठीक है, तो इस पे होल्ड बनाना। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन आर एंड के। आर और के के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया था यहां पर कि अगर ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है तो दोनों में 2 सीट्स का गैप है। अगर 2 सीट्स का गैप है तो ए बी के थर्ड लेफ्ट में, रिवर्स में भी बोल सकते हैं। यही कंडीशन आपको यहां पर भी दे दी गई, कहता आर और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर 6 व्यक्ति बैठे हैं अराउंड द टेबल, आर और के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब आर और के एक दूसरे के विपरीत है। देखो यही पॉइंट इंक्लूड हो गया। चाहे आप यहां से काउंट कर लो तो भी आर और के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यहां से काउंट कर लो 2 ही पर्सन आ रहे हैं तो भी। V इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S। V S का दाएं दूसरे प्लेस पे है। अब S की कंडीशन नहीं पता, हमें V की कंडीशन नहीं पता, तो ध्यान से समझिए, अगर S का दाएं दूसरे पे V आ रहा है तो मैं S को यहां नहीं अरेंज कर सकता, क्योंकि अगर S यहां आया तो दायां दूसरा तो ऑलरेडी M मिलेगा। S मैं इधर भी अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर S यहां पर आया तो उसका दाएं दूसरे पे ऑलरेडी K बैठा हुआ है, हमें तो V चाहिए। तो S के लिए एक ही कंडीशन बची, उसके दाईं और दूसरे प्लेस पे यहां पर कौन आया, V। जो पर्सन रह गया हम उसको यहां पर बिठा देंगे। ओके, अब डायरेक्टली अरेंज तो हो ही गया है, तो आपको ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जो सीट बची वो पेंडिंग पर्सन के लिए होगी, ढूंढने नहीं बैठना है वो कौन सा पर्सन बच गया। अब डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के ऊपर टारगेट करो। कहता हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड आर। एम और आर का इमीडिएट नेबर कौन है, वो कौन आ रहे हैं यहां पर, एस। ठीक है, तो टास्क उतना करना है आपको जितना आपको बोला जाए। फालतू में यहां पर ये ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी है, भाई एक सीट खाली बच गई है तो एक काम कर लेते हैं, जो बच गया ना उसको पकड़ लो कौन है। आप ढूंढते थक जाओगे उसे, ये बैठा हुआ है, कौन सा पर्सन बच गया, एन, क्योंकि एन अभी तक डिस्कस नहीं हुआ और इसे पढ़ने की भी नीड नहीं है। कई क्या करेंगे, इसे पूरे का पूरा पढ़ने बैठेंगे कि एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड वी। एन जो है वो के और पी का पड़ोसी है, तो के और वी का ही तो पड़ोसी बन रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा फालतू में ही दी गई थी। ठीक है, बस ये मत समझना कि क्वेश्चन इजी था। आप टाइम कहां सेव कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि आप में से काफियों ने इस इंफॉर्मेशन को भी रीड आउट किया होगा। अगर किया था ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो इसमें आप ही का फायदा है, लर्निंग तो मिल रही है ना, कि आपको एक पॉइंट ऐसा मिला कि जहां पर आप अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकते थे। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन रहेंगे मैं आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कन्वे करता रहूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या लिया गया है, भूतेश सर का कॉल आ रहा है, बट सेशन के बीच में नहीं उठा सकते, बाद में कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कितने पर्सन दिए गए हैं आपको, 6 पर्सन अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। क्या इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले ये 6 पर्सन बिठा ही देते हैं हम। 6 पर्सन है, इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट है, हर पर्सन को दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन बिठाएंगे, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कंडीशन है पहली, O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। O जो है वो M का पड़ोसी है। देखो ये फिक्स्ड कंडीशन में आते हैं, कोई भी पर्सन किसी दूसरे का पड़ोसी या नेबर होता है ना, तो मतलब वो फिक्स्ड कंडीशन है, मतलब वो एक साथ बैठेंगे। बट इस इंफॉर्मेशन पे हमें ये डाउट रहता है कि अगर O M का पड़ोसी है तो वो कहां रहेगा, वो उसके लेफ्ट में अरेंज होगा या राइट में अरेंज होगा, कहीं भी आ सकता है। तो ये केसेस क्रिएट करेगा, O M के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो 2 केसेस बनेंगे। केसेस बनाने की नीड नहीं है अभी
केसेस हम तभी बनाएंगे अगर हमें एक्चुअल में बनाने की नीड फील होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को अभी हम होल्ड पे रखते हैं। आगे क्या गिवन है? ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो वही इंफॉर्मेशन। अगर ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं मतलब वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, क्योंकि 6 पर्सन के केस में अपोजिट की ही कंडीशन बनेगी। अगर ये 8 पर्सन होते, अपोजिट बिठाना होता, तो क्या इंफॉर्मेशन आती? ओ और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, फिर भी हम दोनों को एक दूसरे के विपरीत बिठा देते अगर 8 व्यक्ति होते तो। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। अब देखो, हमें इससे पहले इंफॉर्मेशन O तो ऑलरेडी बैठ चुका था, तो O M का पड़ोसी है, M यहां भी आ सकता, यहां भी आ सकता था। अब P R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, ना तो हमें अभी P का आइडिया है ना ही R का आइडिया है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी होल्ड पे ही रखना होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं जहां पर हम R को अरेंज कर सकते हैं। R यहां ले लोगे तो उसका सेकंड लेफ्ट P यहां पर भी बनना पॉसिबल है। R यहां ले लोगे तो भी उसका सेकंड लेफ्ट पे P यहां पर भी बैठना पॉसिबल है। N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। N जो है वो P का पड़ोसी है। ठीक है, एक सेकेंड, सर का कॉल अटेंड करना ही पड़ेगा, बार बार आ रहा है। रील कट गई। कमल सर की क्लास में आया भूतेश सर का फोन और सर ने फोन इग्नोर कर दिया। हम नहीं बनाते ऐसे। ठीक है, कंटेंट पे फोकस करते हैं। चलो आगे क्या गिवन है? N इज एन इमिनेंट नेबर ऑफ P। हाँ चलो, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन लास्ट वाली जो है वो कैच कर ली थी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है तो कौन कौन सी कंडीशन को हम पिक करें। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन पे हमें देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिक्स्ड पोजीशन में गिवन है कि P R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, O M का पड़ोसी है, M यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, और N P का पड़ोसी है। अब ध्यान से सुनिए, अगर N P का पड़ोसी है, ओके, तो दोनों एक साथ अरेंज होंगे। हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अगर O M का पड़ोसी था तो M यहां पर आएगा। अगर दोनों N और P पड़ोसी हैं मतलब दोनों को बिठाने के लिए 2 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? ये दोनों। P यहां होगा तो N यहां पर आ जाएगा, P यहां होगा तो N यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बट P से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि P जो है वो R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। अगर P R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है तो हम रिवर्स में भी जा सकते हैं, R P के दाईं और दूसरे प्लेस पे है। तो जब भी सभी पर्सन की डायरेक्शन सेम हो, ये टास्क हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के संदर्भ में बाएं दूसरे पे आ रहा है तो वो व्यक्ति उसके संदर्भ में दाईं और दूसरे प्लेस पे ही होगा, क्योंकि साथ में बैठे पर्सन का ना तो कभी राइट राइट कॉमन होता है ना ही कभी लेफ्ट लेफ्ट कॉमन होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो, तो अगर मैं यहां पर P को लेता हूं तो P का दायां दूसरा यहां पर R नहीं आएगा, तो P के लिए कंडीशन हमें यहां बिठानी होगी। P यहां आ गया, R यहां पर आ गया, और ये N के लिए कंडीशन हो जाएगी। कब? अगर मैं M को O का पड़ोसी बनाता हूं यहां पर। अब क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि M तो यहां पर भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं M को यहां पर अरेंज करता हूं, फिर से वही बात आती है, N और P एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी हैं। तो P यहां नहीं आ सकता क्योंकि P का दायां दूसरा R मैं यहां पर नहीं बिठा पाऊंगा, ये देख लीजिए। P यहां नहीं आ सकता क्योंकि P का दायां दूसरा R मैं यहां पर नहीं बिठा पाऊंगा। P यहां मैं बिठा नहीं सकता, अगर P यहां पर बिठा दिया तो N को कहां बिठाऊंगा, क्योंकि P और N तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो मतलब ये वाला केस जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता। तो ये टास्क आपको वर्बली करने होते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो यहां से मेरे पास एक ही कंडीशन बची कि अगर O M का पड़ोसी है तो M जो है वो O के दाईं ओर नहीं होगा, बाईं ओर होगा। और R का अगर सेकंड लेफ्ट P है तो R हमें यहां पर ही अरेंज करना होगा, क्योंकि ये 2 पोजीशन तो N और P के लिए बचेंगी। R का बायां दूसरा कौन बैठेगा? P। P का पड़ोसी कौन है फर्दर? N। तो पूछा क्या गया है? सेकंड टू द राइट ऑफ M। M का दायां दूसरा कौन बैठा हुआ है? N अवेलेबल है।
देखो इस पे मत सोचिएगा कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपके लिए थोड़ी ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर होंगी, क्योंकि हर एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। आपके दिमाग में पॉइंट्स डालने भी तो हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर रहेगा। सॉल्व करने पे आऊंगा मैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। वो मैं अपने बिहाफ पे करूंगा, बट आपको चीजें कन्वे करनी है, एक एक पॉइंट कन्वे करना है, तो पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी। देखिए अब डबल स्पीड के साथ देख लो क्या फर्क पड़ता है। जरूरी थोड़ा है इसी पेस के साथ ही आपको पूरी वीडियो देखनी है, डबल स्पीड के साथ देखो, बट देखना पूरी। कुछ एक चीजें ऐसी भी होंगी जो आपके लिए नई हो सकती हैं अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो तो। ओके चलिए फिर से आपको 6 पर्सन का केस अवेलेबल है, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलो पहले पर्सन बिठा ही देते हैं हम। देखिए फिर क्या क्या कंडीशन गिवन है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर टी और आर के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है तो आर तो टी के लेफ्ट में भी हो सकता था, राइट में भी हो सकता है। अगर मैं आर को यहां बिठा दूं, टी को यहां बिठा दूं, तो भी कंडीशन वैलिड है। केसेस क्रिएट करेगी ये कंडीशन, तो हम इसे होल्ड पे रखते हैं। स्टेटमेंट्स वही उठाओ जहां पर किसी पर्सन की फिक्स्ड पोजीशन गिवन हो। टी और आर की पोजीशन फिक्स नहीं है, कौन किसके दाएं में है कौन किसके बाएं में है, प्रोबेबल कंडीशंस है, इसलिए हम उसे होल्ड पे रख के चल रहे हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड यू, फिर से आर और यू के बीच में भी क्या है, एक ही व्यक्ति बैठा है। अब यहां से पता है क्या कंक्लूजन निकलता है कि आर जो है वो टी और यू के मिडल में बैठा है। अगर मैं आर को यहां बिठा देता हूं तो टी या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। अगर मैं आर को यहां पर बिठाता हूं तो यू तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। मतलब अगर आर यहां पर आ गया तो ये दो सीट्स जो हैं वो टी और यू दोनों में से किसी एक के लिए होंगी, क्योंकि टी और आर में भी एक पर्सन है, आर और यू में भी एक ही पर्सन बैठा है। गॉट इट। आगे ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं। अगर यू यहां पर लेते हैं तो दो के गैप में क्यू यहां पर आया, मतलब वो उसके विपरीत आके बैठेगा। अगर यू यहां पर हुआ तो क्यू इसके विपरीत में बैठेगा, तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखते हैं। हम यू और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, इसके बजाय ये मेंशन करेंगे कि यू जो है वो क्यू के डायरेक्टली अपोजिट बैठा हुआ है। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एस जो है वो टी के तत्काल बाईं ओर है। अगर एस टी के तत्काल बाईं ओर है, अगर मैं टी को यहां लूं तत्काल बाईं ओर यू यहां पर भी आ सकता है, सॉरी एस, टी यहां लेता हूं तत्काल बाईं ओर एस यहां भी आ सकता है। देखो कंडीशन में इसमें भी दो केसेस बन रहे थे, जो अगली स्टेटमेंट उठाएंगे उससे भी दो केसेस बन रहे हैं, तो कहने का मतलब हम केसेस क्रिएट कर ही लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब पहली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, टी और यू की कंडीशन को जस्टिफाई करवाना है। कंडीशन क्या है कि टी और यू में से इन दोनों में से कोई भी पर्सन बैठा सकते थे हम। तो पहले केस में टी यहां पर और यू यहां पर ले लेते हैं, दूसरे केस में यू यहां पर और टी यहां पर ले लेते हैं। आर की कंडीशन तो फिक्स होगी ही होगी, ठीक। तो अब कौन सी इंफॉर्मेशन को हम पिक करें कि यू के अपोजिट में कौन है, क्यू, यू के विपरीत में कौन बैठा है, क्यू। मैंने ये कैंसिल क्यों किया, क्योंकि इसको हम अरेंज कर चुके थे, यूज कर चुके थे इन कंडीशन को। यू के विपरीत यहां पर कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। ओके, टी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एस। एस जो है वो टी के तत्काल बाईं ओर है, एस टी के तत्काल बाईं ओर, यहां पर एस आ गया। टी के तत्काल बाईं ओर देखो यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा है, क्यू। हमें किसको अरेंज करना था, एस को, तो ये वाला केस आपका कैंसर। पूछा क्या गया है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के बाएं दूसरे पे कौन बैठा हुआ है, क्यू अवेलेबल है। गॉट इट। तो ये देखिए अगर हम केसेस क्रिएट करके करेंगे ना सॉल्व, तो ये वाला केस तो हमारा वैलिड ही नहीं था। तभी मैंने कहा था आपको कि सिचुएशन को जितना हो सके मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप बिठा के देखो, पर्सन को बिठा के देखो, अगर वो जेन्युइनली आपकी कंडीशन या पॉसिबिलिटीज क्रिएट करवा रहा है या आपकी केसेस क्रिएट करवा रहा है, तो ही आप केसेस के ऊपर जाइए। अगर आपका टास्क वर्बली सॉल्व हो रहा है तो वर्बली सॉल्व करिए। आपको फालतू के केसेस क्रिएट क्यों करने हैं। क्वेश्चन इजी होता है, उसे टाइम कंज्यूमिंग हम खुद बनाते हैं। तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट कुछ खास इतना हवा क्रिएट करने वाला टॉपिक नहीं है। इसे आराम से रिलैक्स माइंड के साथ हमेशा सॉल्व करो। बहुत इजी होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की डिमांड करता है और कुछ भी नहीं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। विजिबल हो रहे हैं ऑप्शंस? ठीक है। क्या कहता है? फिर से 6% का केस आ गया। अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलिए क्या दिया गया है? कहता है डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। डी और सी दोनों ए के पड़ोसी हैं। फिक्स्ड कंडीशन है कि ए, डी और सी तीनों एक साथ बैठे होंगे, बट डी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं पता कि डी जो है वो ए के राइट में होगा या लेफ्ट में, सी जो है ए के लेफ्ट में होगा या राइट में। आगे देखिए, कहता है बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है वो ए का दाया दूसरा है। ए के दाई और दूसरे प्लेस पे यहां पर बी आ गया। ये तो पोजीशन किस किस के लिए है? सी और डी के लिए। ये तो पोजीशन किस किस के लिए है? ई और एफ के लिए। आगे देखिए, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बता तो दिया, ये दो पोजीशन एफ और ई के लिए ही होंगी। एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब एंड आया तो किसके बारे में बात हो रही है? एफ के बारे में। तो जब भी स्टेटमेंट के अंदर एंड या बट की सिचुएशन रहे, इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं टर्म्स। एंड की जगह चाहे आपको बट रहे, BUT, तो एफ जो है डी का फोर्थ लेफ्ट है, मतलब एफ के बारे में डिस्कशन होगी। अगर यहां पर एंड और बट की बजाय आपको हु और विच की कंडीशन आ जाती, तो उस हु और विच के केस में यहां पर किसके बारे में डिस्कशन होती? ई के बारे में, जो भी उसके साथ बैठा हुआ है। तो जब भी स्टेटमेंट के अंदर एंड या बट दोनों में से कोई भी रहे, विद इन दैट स्टेटमेंट जो आपका फर्स्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन होगा, हमेशा वही डिस्कस होगा। ओके, चलो, तो हमें क्या चाहिए? अगर एफ ई का पड़ोसी है तो हमें यह भी गिवन है कि वो डी के फोर्थ लेफ्ट पे है। अब देखो, हमने ये तो कंडीशन को जज कर लिया कि ये दो पोजीशन डी और सी के लिए है, ये दो पोजीशन ई और एफ के लिए है। एक सेकंड के लिए मानते हैं कि डी यहां पर बैठा होगा, एक सेकंड के लिए मान लो, और हमें डी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एफ डी का बाईं और चौथे प्लेस पे है। तो डी का बायां चौथा, 1 2 3 4, यहां पर तो सी मिलेगा। अगर डी यहां पर है तो यहां सी बैठा होगा। हमें कौन चाहिए? डी का फोर्थ लेफ्ट एफ। तो डी को मैं यहां नहीं ले सकता, डी के लिए कंडीशन एक ही रहेगी। उसके बाईं और चौथे प्लेस पे यहां पर कौन आ गया? एफ। अगर ए डी का पड़ोसी है तो ए सी का भी पड़ोसी है। बची हुई सीट पे कौन बैठेगा? ई बैठेगा। तो हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई? ई की स्थिति क्या है? तो अपने एंड से क्रिएट मत करना, ऑप्शन पे आओ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ई ए का थर्ड लेफ्ट है, गलत। थर्ड लेफ्ट का मतलब ऑपोजिट, विपरीत। 6% है ना। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, क्या ई जो है वो सी के तत्काल बाईं ओर है? जी बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आगे देखने की नीड नहीं है, 4 में से एक ही तो ऑप्शन आंसर होगा। आगे देखने की नीड तभी पड़ती अगर आपको दिया होता ऐसा ऑप्शन, आइदर बी और सी, कि बी भी सही है और सी भी सही है, फिर हम सी को भी चेक करते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए, करिए स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी हम सिर्फ 6% डिस्कस कर रहे हैं, फिर 7% आएंगे, फिर 8 का केस आएगा। स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सेम नेचर के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको अवेलेबल थी, कॉमन सिचुएशन नहीं थी। कॉमन सिचुएशन वाले करने ही क्यों है जब आपको एक बार आइडिया लग ही चुका है। फिर तो आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है। फिर से आपको 6% का केस गिवन है, अराउंड अ टेबल बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो फ्री हैंड से सर्कल बनाना है, जैसा बन जाए बन जाए। ओके, वैन, वैन के पीछे नहीं पड़ना, V फॉर वैन। अब देखो आगे नेम कैसे कैसे हैं, ल्यूक भी गिवन है, रूट भी गिवन है, तो VLR इनका प्रीफिक्स लेटर, फर्स्ट लेटर पिक करो, दैट्स इट। बस इस बात का ध्यान रखना एक ही लेटर से दो नेम्स ना आ रहे हो, अकॉर्डिंगली उससे मैनेज कर लेंगे। कहता V इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। V जो है वो L के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, L का बायां दूसरा V यहां पर आ गया। उसके बाद L जो है वो इमीडिएट नेबर है, किस किस का? R और M का। L जो है वो R और M का पड़ोसी है, बट R और M के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन L के लेफ्ट में बैठा हुआ है और कौन L के राइट में बैठा है। J इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। J जो है V का बायां दूसरा है, तो V के बाईं और दूसरे प्लेस पे यहां पर कौन आ गया? J। R जो है वो पड़ोसी है, किस किस का? L और V का। R जो है वो L और V का पड़ोसी है। अगर R यहां पर आया तो M यहां पर रहेगा, M मैक्स।
ओके, तो हु इज द नेबर ऑफ जे एंड एल? जे और एल का पड़ोसी कौन है? जे और एल का पड़ोसी कौन है? एम, मैक्स। सिक्स्थ पर्सन का नेम ही नहीं गिवन, वैन, ल्यूक, रूट, मैक्स। सिक्स पर्सन के बारे में देखो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। आप ढूंढने बैठते हैं ना कि छठी सीट पे कौन बैठा हुआ है, इसको भर देते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो सीट पेंडिंग रहेगी उसको छोड़ दो। ओके, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर 6 पर्सन बैठे हैं तो 5 के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक पर्सन सस्पेंस में रख दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बची हुई सीट जो बची है वो पेंडिंग पर्सन ही तो आके बैठेगा, कोई और थोड़ा बैठ जाएगा आके बाहर से। आप थोड़ा बैठ जाओगे आके, भाई सीट खाली है चल मैं बैठ जाता हूँ। 6% पूरे भी तो करने हैं। 7 पर्सन दिए गए हैं तो 6 पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक जो है आपको नहीं गिवन होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट भी हो जाता है कई बार तो। ओके, चलो ये देखो ये है छठा पर्सन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ए टू एफ आर सिटिंग, फिर से 6 पर्सन गिवन है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए क्या गिवन है, कहता ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ। अब तो पता चल चुका होगा कि ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, मतलब ए और एफ एक दूसरे के विपरीत बैठेंगे क्योंकि 6 का केस है। 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति है, ई यहां भी हो सकता है यहां भी, तो इस इंफॉर्मेशन को होल्ड में रखेंगे। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के तत्काल बाईं ओर है। अब ध्यान से सुनिए, टी का तत्काल बाईं ओर अगर सी आएगा मतलब दोनों एक साथ होंगे। अगर ई यहां पर हुआ, क्योंकि एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति है, अगर ई यहां पर हुआ तो डी का तत्काल बायां सी यहां आ जाएगा। अगर ई यहां पर हुआ तो डी का तत्काल बायां सी यहां पर आ जाएगा। 2 केसेस क्रिएट हो रहे हैं अभी भी। सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी का तत्काल बायां सी हम यहां पर नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो डी हमें यहां लेना होगा, तत्काल बायां सी तभी यहां पर आ पाएगा। और एफ और ई के बीच में एक पर्सन है, जो रह गया उसको यहां बिठा दो। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के तत्काल बाएं कौन बैठा हुआ है? बी अवेलेबल है, बी ऑप्शन। अब देखो यहां पर भी 6 ही पर्सन है, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन गया। क्या इंफॉर्मेशन है? 6 आर सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। कंडीशन देखिए पहली क्या है, कहता 2 बॉयज सिट बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड इधर फ्रॉम राइट और लेफ्ट ऑफ बी। चाहे आप बी के लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो, बी और एफ के बीच में 2 ही व्यक्ति आएंगे। आपको बताने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ये पहले ही कवर अप कर चुके हैं और काफी क्वेश्चन में यूज हो भी गया कि बी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। नेक्स्ट, 1 बॉय सिट्स बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। जब हम ए के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो ए और बी के बीच में एक व्यक्ति आएगा। अब ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है तो बी यहां पर है तो ए यहां पर ले सकते थे, बट ए के दाईं ओर से काउंट करेंगे तो उनके बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 3। आना कितना चाहिए? 1। कब? जब ए के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो हमें मजबूरी में ए को यहां बिठाना होगा, तभी ए के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे, तभी हमें ए और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ई ए के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आ रहा है, तो ई की कंडीशन यहां बनी। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है वो सी के बाईं ओर दूसरा है। अब सी यहां नहीं ले सकते क्योंकि बायां दूसरा ऑलरेडी एफ है, सी हमें यहां लेना होगा, डी यहां पर आ जाएगा, तभी तो बायां दूसरा बन जाएगा। देखो क्या पूछा गया अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, जल्दबाजी में क्या है हमें नोट वर्ड दिखता ही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए डी का पड़ोसी है, भाई ये तो सही है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी जो है वो एफ का पड़ोसी है, ये वाली सही नहीं है। ओनली 2 आपका आंसर रहेगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सी सही नहीं है। पहले वाली तो सही है ना, कौन सी सही नहीं है? ये दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेवल बढ़ गया, 7 पर्सन आ गए। पहले हमारे पास क्या थे? 6 पर्सन आ रहे थे, बार बार 6 पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं। तो जब भी इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, हमेशा एक पर्सन को दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हम विपरीत बिठाते हैं, अपोजिट।
जब भी ओड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएं विषम संख्या में 5, 7, 9, आपको अपोजिट या विपरीत के पीछे नहीं भागना, आप रैंडमली कैसे भी बिठा दो, क्योंकि जब भी ओड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात होती है आपको विपरीत अपोजिट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन गिवन ही नहीं होगी, ना ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो आप रैंडमली कैसे भी अरेंज कर सकते हो वो 7 पर्सन। अब सारे की सारे पर्सन क्या है, फेसिंग अपोजिट टू दी सेंटर, सारे के सारे केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब देखो यहां पर जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, चाहे इस असाइनमेंट की ही क्यों ना बात करें, हम मोस्टली जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सारे पर्सन टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। 90 क्या, मोर देन 90% क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे। अगर मैं 20 क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा तो 20 में से 18 आपको टुवर्ड्स दी सेंटर वाले मिलेंगे। ओके, 19 भी हो सकते हैं। तो रेयर क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अपोजिट वाला केस आपको देखने को मिले। प्रैक्टिस भी आप कम करेंगे अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको लगे ना यार भाई अपोजिट वाला केस आ गया, हमें तो टुवर्ड्स दी सेंटर के थ्रू आदत पड़ रखी है, तो उसे आप टुवर्ड्स दी सेंटर ही ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपोजिट टू द सेंटर है, केंद्र से बाहर की तरफ है, आप इस क्वेश्चन को केंद्र से अंदर की तरफ बिठाइए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको अपोजिट टू द सेंटर ही करवाऊंगा। ठीक है, राइट लेफ्ट वेरी कर जाता है ना फिर। चलो पहली कंडीशन क्या है, कहता P इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ Q एंड R। P जो है वो Q और R दोनों का पड़ोसी है। कौन लेफ्ट में है कौन राइट पे है कुछ अता पता नहीं है। नेक्स्ट, S इज नॉट द नेबर ऑफ आइदर R और T। S जो है वो तत्काल पड़ोसी नहीं है, या तो R का या तो T का। अब आइदर और आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि R और T दोनों में से किसी एक का पड़ोसी नहीं है। जब भी रीजनिंग के अंदर आइदर और की कंडीशन नेगेटिव टर्म से कनेक्ट हो, नोट आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों का ही पड़ोसी नहीं है। दोनों कंडीशंस आपको कंसीडर करनी होती हैं कि S जो है ना तो वो R का पड़ोसी है, ना ही S किसका पड़ोसी है, T का। V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड U। V जो है वो T और U दोनों का पड़ोसी है। फिर से बायस्ड कंडीशन, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है कुछ अता पता नहीं है। V इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S। V जो है वो S के दाईं ओर दूसरे प्लेस पे है। तो हमें सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड कंडीशन को पकड़ना होता है। सबसे पहले हम S को बिठाएंगे, S के दाईं ओर दूसरे प्लेस पे यहां पर कौन आ गया, V अवेलेबल होगा। S इज द इमीडिएट नेबर ऑफ U। S जो है वो U का पड़ोसी है। अब देखो हमें कंडीशन मिल गई कि S जो है वो U का पड़ोसी है, और U से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहां पर भी गिवन थी। क्योंकि अगर आपको केसेस से बचना है ना, वैसे ये केसेस वाली कंडीशन है, अगर आपको केसेस से बचना है कि अलग से एक और कंडीशन क्रिएट ना करनी पड़े, तो जितना हो सके स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके चलो। जितना आप स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उतने केसेस आपके कम से कम बनते हैं। ओके, अब मुझे S और U को एक साथ बिठाना है, तो आपके दिमाग में आएगा ना U या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। बट इसके साथ साथ अगर मैं ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर दूं कि V जो है वो U और T का पड़ोसी है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि V जो है U का भी पड़ोसी है और U जो है वो S का भी पड़ोसी है। तो U के लिए कंडीशन यही बनेगी, इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर U S का पड़ोसी है तो U V का भी पड़ोसी है, और V किस किस के बीच में है, U और T दोनों के बीच में, तो T यहां पर बिठाना होगा। जो कंडीशन आपने यूज कर ली उसे वेनिश जरूर कीजिए। ओके, अब और क्या गिवन है कि P जो है वो Q और R के बीच में बैठा है, या Q और R P के पड़ोसी हैं। तो इतना तो क्लियर है कि P यहां पर होगा। ये दो पोजीशन किस किस के लिए बचेंगी, Q और R के लिए। बट हमें एक पॉइंट गिवन था कि S जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, R का पड़ोसी नहीं है। अगर S R का पड़ोसी नहीं है तो R यहां पर आ जाएगा, और ये कंडीशन किसके लिए बची, Q के लिए। अब देखो मैंने यहां पर एक गड़बड़ कर दी। मैंने आपको बोला था मैं आपको अपोजिट टू द सेंटर करवाऊंगा, ठीक है, मैंने टुवर्ड्स द सेंटर वाला केस ही ले लिया यहां पर, सेकंड टू द राइट ऑफ S। आप इसे आउटसाइड द एक बार क्रिएट करके देखो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। अगर आप इसे आउटसाइड द सेंटर करेंगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा। चाहे तो आप ट्राई करिए, और ट्राई करेंगे अगर आंसर सेम आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर आप खुद से ये चीजें अप्लाई करते हो ना एक बार,
कॉन्फिडेंस आपका ही बूस्टअप होगा। नेक्स्ट, क्या डेटा गिवन है? 3 3 6 और एक 7। 7 पर्सन है फेसिंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ। शुक्र है भाई, लीनियर अरेंजमेंट तो आया। चलो, सारे पर्सन उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है? U इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। U जो है वो T के तत्काल दाईं ओर है। देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर क्या है, हम इनिशियली ही पर्सन बिठा देते हैं, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो, ऑलरेडी बिठा देते हैं। लीनियर में ऐसा कभी मत करना, ओके? क्योंकि अगर 7 पर्सन बैठे भी हैं एक लाइन में, आपको क्या पता किन दो पोजीशन पे T और U बैठे होंगे। मल्टीपल कंडीशंस बन जाएंगे ना, 5-5 केसेस बना लोगे तो ये चेन अपने आप ही एक्सटेंड होती जाती है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखो, अपने आप ही चेन क्रिएट हो जाएगी। 7 के 7 पर्सन अपने आप ही खुद ब खुद बैठ जाते हैं। T इज फोर्थ टू द राइट ऑफ V। T जो है वो V के दाईं ओर चौथे प्लेस पे है, तो V बिठा दिया, दायां चौथा, यहां पर T आ गया। और T के तत्काल दाईं ओर कौन है? U। ये देखो, 6 पर्संस के लिए सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं। अब 7वां पर्सन या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। देखते हैं आगे दी गई कंडीशंस में। R इज द नेबर ऑफ Q एंड S। R जो है वो Q और S दोनों का पड़ोसी है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, या तो इधर एक सीट पेंडिंग होगी या तो इधर एक सीट पेंडिंग होगी। R अगर Q और S दोनों का पड़ोसी है, मतलब तीनों एक साथ आएंगे। अगर तीनों एक साथ आएंगे तो तीनों को अरेंज करने के लिए 3 कंसेक्यूटिव सीट्स यही तो होंगी, और तो बचा ही नहीं केस। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि R यहां पर होगा, Q या तो यहां पर आएगा या तो S यहां पर आएगा, या Q यहां पर होगा तो S यहां पर आ जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S इज एट द वन ऑफ द एंड्स। कहता जो व्यक्ति S के बाईं और तीसरे प्लेस पे बैठा है वो चरम छोर पर बैठा हुआ है। अब मेरे पास कंडीशन क्या थी? S या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। अगर मैं S को यहां लेता हूं, उत्तर दिशा में देख रहा है, इसका बायां तीसरा 1 2 3, नंबर ऑफ पर्सन 8 हो गए। हमें कितने गिवन थे? 7। ये तो 8 से ज्यादा 7 से ज्यादा की काउंटिंग हो गई, तो मतलब मैं S को यहां पर नहीं बिठा सकता। कंडीशन क्या बची कि S के लिए सिर्फ एक ही केस बचेगा, S का बायां तीसरा 1 2 3, मतलब V जो है वो चरम छोर पर बैठा है। अब ये देखो कितनी सीट्स थी? 6। 7वीं सीट यहां पर होगी। और R किस किस का पड़ोसी है? Q और S दोनों का। जो पर्सन रह गया उसको यहां बिठा देंगे। अब ढूंढना नहीं है, पैराग्राफ सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, इसको छोड़ दो। मुझे नहीं पता भाई 7वां पर्सन कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो। राइट ऑफ R, R के तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है? S अवेलेबल है। क्या करेंगे बताओ? इधर पर्सन को बिठा के अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। भाई कौन रह गया था? P रह गया था, चलो P को बिठा देते हैं। फिर भी लगे ना 2-3 सेकंड मुझे ढूंढने में। समझ आया? तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है आपको, ओके? तभी आप बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 7 गर्ल्स P से लेके V तक सारी की सारी एक पंक्ति में बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स दी साउथ। अब देखो, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी सर्कुलर अरेंजमेंट में, जब सारे पर्सन बाहर की तरफ देख रहे हो तो उसे आप इनसाइड द सेंटर लेके चल सकते हो। यही कंडीशंस आपकी लीनियर अरेंजमेंट में भी वैलिड होती हैं। जब सारे पर्सन साउथ डायरेक्शन में देख रहे हो, अब उसे एज अ नॉर्थ लेके चलो। राइट लेफ्ट में तो चेंजेस आएंगी नहीं। सारे पर्सन अगर पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो उसे भी नॉर्थ मान लो। सारे अगर पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो भी उसे नॉर्थ मान लो, ओके? क्योंकि नॉर्थ में फेस करते हुए पर्सन का राइट और लेफ्ट आपको इजीली जज हो जाता है, ठीक है? चलो, बाकी रेस्ट आपकी चॉइस है, किसी को फोर्स थोड़ा कर सकते हैं हम। चलो, कंडीशन क्या है? Q एंड R आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। Q और R पड़ोसी हैं, मान लिया भाई। अगला कंडीशन देखिए क्या है, कहता Q इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। Q जो है वो किसी ना किसी चरम छोर पर बैठा है। अब वो बाएं छोर पर आएगा या दाएं छोर पर आएगा, 2 केसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखते हैं कि Q जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा। अगली कंडीशन, P इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वो Q के बाईं और चौथे प्लेस पे है। अगर P Q के बाईं और चौथे प्लेस पे है तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि Q जो है वो बाएं छोर पर नहीं आएगा। अगर मैं एक्सट्रीम एंड पे Q को बिठा देता हूं बाएं छोर पर, तो उसका बायां चौथा कहां से क्रिएट कर लोगे? तो मतलब
राइट एंड पे कौन बैठा होगा, क्यू। अब कितने पर्सन के लिए सीट रिजर्व होगी, 5, बाकी 2 पर्सन जो है वो पी के बाई ओर आएंगे। और क्यू आर का पड़ोसी है तो आर यहां पर आ गया, क्यू एक्सट्रीम एंड पे भी आ गया, पॉइंट्स यूज हो गए तो इसको वैनिश कर दो। नेक्स्ट देखिए, U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर P और R, कि U जो है ना तो P का पड़ोसी है ना ही U किसका पड़ोसी है, R का। मतलब कि U जो है ना तो यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा, तो U के लिए एक ही कंडीशन बची, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट रहता ही नहीं। S इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, S V के दाईं और दूसरे प्लेस पे है। V यहां नहीं हो सकता क्योंकि दायां दूसरा ऑलरेडी Q है, V यहां नहीं हो सकता, दायां दूसरा ऑलरेडी R है, तो V यहां पर आएगा, दाईं और दूसरे प्लेस पे कौन आएगा, S। जो रह गया छोड़ो, गोली मारो। अब पहले कंडीशन बुक पकड़ो, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के तत्काल दाईं और कौन है। भाई अगर हम पहले ही कंडीशन पकड़ लेते तो यहीं पर ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, P R और Q को बिठा के, कि R का तत्काल दाईं और कौन है, Q। पता तो चल ही चुका था, फालतू के पर्सन बिठा के हम जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का एसएससी के अंदर ना यही एक लूप होल है, टाइम भी वेस्ट करवा दिया और पूछा भी कैसा सवाल जो हमें आधे इंफॉर्मेशन पढ़ने पे ही पता चल चुका था। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक यही है ना, हमें पूरा सॉल्व करना होगा, ऐसे थोड़ा कि पहले हम रिक्वायरमेंट को टारगेट करें, करने वाले करते भी हैं, बट बैंकिंग के एग्जाम में ये 4-5 क्वेश्चन का सेट आता है, उसमें एक ही क्वेश्चन थोड़ा बार बार पूछ लेंगे कि आर का इमीडिएट राइट बताओ, उसमें तो वेरिएशन आती हैं, तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट पूरी बनानी पड़ती है। फिर तो चाहे तो आप इस ऐसी सिचुएशन में पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट कर सकते हो कि एग्जामिनर ने डिमांड क्या की है। ठीक है, नेक्स्ट 7 लड़के हैं, अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। बिठा देते हैं भाई 7 पर्सन, रैंडमली कैसे भी बिठाओ। क्या कहती है पहली कंडीशन, V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, V जो है वो R के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, R का दायां दूसरा, V यहां पर आ गया। U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, U जो है वो R के तत्काल बाईं ओर है। राइट लेफ्ट में तो डाउट नहीं आ रहा होगा, पता होना चाहिए, देखो इतना तो ये तो बेसिक है। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, P जो है वो T का दायां तीसरा है। अब देखिए ध्यान से, अब इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि T कहां कहां आ सकता है। अगर P T का दायां तीसरा है, या तो T यहां पर बैठा होगा या तो T यहां बैठा होगा। अगर T यहां बैठा होगा तो दायां तीसरा P यहां पर आ जाएगा, अगर T यहां बैठा होगा दायां तीसरा P यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई और कंडीशन बचती ही नहीं है। ठीक है, 2-2 केसेस बन रहे हैं, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं कि T का दायां तीसरा कौन आएगा, P। S एंड T आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q, अगर S और T दोनों Q के पड़ोसी हैं तो S, Q और T तीनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ आएंगे तो 3 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो इन्हीं तीनों सीट्स पे कौन कौन आएंगे, S, T और Q। और अगर S और T Q के पड़ोसी हैं तो Q मिड में होगा, तभी S और T यहां पर आएंगे। अब T के लिए मैं आपको कंडीशन बता चुका था कि या तो T यहां पर बैठा होगा या तो यहां पर बैठा होगा, यहां तो आ ही नहीं सकता T, क्योंकि उसका थर्ड राइट पे P कहां से बिठा दोगे। तो T के लिए कंडीशन फिक्स, क्योंकि वो Q का पड़ोसी भी था। T के लिए कंडीशन फिक्स, थर्ड राइट पे कौन आया, P, और Q जो है वो S और T दोनों का नेबर था। तो पूछा गया है इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है, T अवेलेबल है। ओके, चलो अब भी 7 का केस है, स्टेटमेंट आपको सारी विजिबल है। ठीक है, कहां से कहां तक, A से लेके G तक, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सभी का फेस केंद्र की तरफ है। पहली कंडीशन, B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D, सर्कुलर टेबल बिठा ही दो पहले पर्सन। क्या स्टेटमेंट थी, कहता B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D, फिक्स्ड कंडीशन है, बिठाओ पहले D को, उसका दायां तीसरा कौन है यहां पर, B अवेलेबल। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है G इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है, पता नहीं है A कहां पर है, पता नहीं है G कहां पर है, तो इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखेंगे। E इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, E जो है वो G के तत्काल दाईं ओर है। अब मुझे एक बात बताओ, G A के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आया,
और जी के तत्काल दाईं ओर कौन है? ई। ठीक है, ए का बायां दूसरा जी है, जी के तत्काल दाईं ओर ई है, तो इसी सीक्वेंस में ये तीनों आएंगे कि पहले जी बैठा होगा, तत्काल दाईं ओर ई आ जाएगा, तत्काल दाईं ओर ए आ जाएगा, मतलब तीनों एक साथ आएंगे। अगर तीनों को एक साथ अरेंज करना है, 3 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, यहां पर आएंगी। ठीक है, ये सीक्वेंस एक ही है, जी के बाद ई बैठा होगा राइट में, ई के बाद राइट में ए बैठा होगा, तो हमें यहां से शुरू करना होगा। जी यहां पर आया, तभी तत्काल दाईं ओर ई यहां पर आएगा, तभी तत्काल दाईं ओर ए यहां पर आ जाएगा। गॉट इट? यूज हो गया, इग्नोर करो। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जब हम ई के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं ना, तो ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति आएंगे। ई के बाएं से शुरू करो, 1 2 3, सी यहां पर आ गया, जो रह गया उसको यहां अरेंज कर दो। ए से लेके जी तक थे 7 पर्सन, तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी ए का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई ना, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे चल रहे हो, कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, इनिशियली आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में देखो रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या जा रहा है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी, एक्सेप्ट ए, ए को छोड़ के, मतलब ए को काउंट नहीं करना, बाकी कितने बचे? 6। तो ए को छोड़ के बाकी 6 में से किसकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सारे के सारे पर्सन अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार वामवृत्त दिशा में अरेंज होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड कीपिंग द पोजीशन ऑफ ए अनचेंज्ड। ए से शुरू करो, सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करना वामवृत्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए को छोड़ के ये बताना कितने पोजीशन अपनी, कितने पर्संस अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। काउंट करो, ए से शुरू करते हैं, ए को तो काउंट करना ही नहीं है। ए के बाद या बी आया, बी के बाद सी आ गया, देखो सी अपनी पोजीशन पे बैठा है, मतलब उसने पोजीशन चेंज नहीं की। सी के बाद डी ई एफ जी, तो सी के अलावा सारे पोजीशन चेंज कर चुके हैं, तो आंसर वुड बी 1। केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलो थोड़ा जल ग्रहण कर लिया जाए, अगला क्वेश्चन करिए ट्राई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर से 7 लोग दिए गए हैं आपको। सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, बिठा लेते हैं पहले 7 पर्सन। देखो कॉन्फिडेंस बन रहा है या नहीं बन रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही वो भी ज़रूर बताइएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है देखिए हमारे लिए। नहीं तो हमें ऐसे लगे हम ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करके आ गए, अपना गला फाड़ के आ गए, सामने वालों को तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो प्लीज़ ये चीज़ें खुद ब खुद कन्वे कर दिया करो, क्योंकि हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पर रिएक्ट भी कर देते हैं, रिवर्ट भी कर देते हैं, जहाँ लगता है भी हाँ जेन्युइन क्वेरी है उनकी। ठीक है, तो इसलिए कमेंट कर दिया करो आप। ओके, तो वहीं से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमारे काम को पसंद किया जा रहा है और हमें किसी चीज़ की भूख नहीं है। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आ रहा है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी। जब हम बी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति आएगा। तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो काउंट कहीं से भी करो क्या फर्क पड़ता है, तो बी तो यहां आ ही नहीं सकता, तो बी यहीं पर ही होगा। मतलब बी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू कर दिया, बी और सी के बीच में एक पर्सन आ रहा है। ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ई एफ का दायां तीसरा है। अगर ई एफ का दायां तीसरा है तो आप एफ को यहां ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां पर भी ले सकते हो, यहां पर भी, सारी कंडीशंस पॉसिबल है। आगे देखिए, इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे, एफ का दायां तीसरा ई को अरेंज करना है। नेक्स्ट, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है वो ई के तत्काल बाईं ओर है, मतलब दोनों एक साथ बैठे हैं। अगर दोनों एक साथ बैठे हैं तो दोनों को एक साथ अरेंज करने के लिए बस यही 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं। अगर डी ई का तत्काल बायां है तो ई को हम यहां नहीं ले सकते, तत्काल बायां तो ए बैठा हुआ है, फिर ई यहीं पर होगा, तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन आ गया? डी,
और ई कहां बैठा है? एफ का दायां तीसरा। अगर ई एफ का दायां तीसरा है तो एफ ई का बायां तीसरा होगा, क्योंकि डायरेक्शन सभी की सेम है, रिवर्स में हम जा सकते हैं। ई का बायां तीसरा, 1 2 3, यहां पर एफ आ गया और जो पर्सन रह गया उसको यहां पर अरेंज कर दीजिए। ठीक, तो यही पर्सन तो थे सारे के सारे 7। अब देखो क्या बोला जा रहा है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन एक्सक्लूडिंग ए को छोड़ के ऐसे कितने पर्सन हैं विल रिमेन अनचेंज्ड, जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज कर दिया जाए क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ए की पोजीशन को अनचेंज रखना है, ए एज इट इज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू हो जाओ। देखेंगे कितनी पर्सन की पोजीशन चेंज हुई नहीं है। ए के बाद कौन आया? बी। बी के बाद सी की पोजीशन चेंज हुई, सी के बाद डी, ई एफ जी। फिर से एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। नेक्स्ट, 7 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। फिर से 7 का केस। चलिए कंडीशन क्या कहती है पहले, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी जो है वो ई के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, ई को बिठा दिया, बायां दूसरा कौन आया? सी। अब इसके बाद क्या गिवन है? टर्म हु। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी स्टेटमेंट में एंड या बट रहे तो इन दैट केस जो भी स्टेटमेंट का फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा उसकी डिस्कशन होगी। अब यहां पर हु आया तो हु और विच जब भी आएगा स्टेटमेंट के अंदर तो उस हु और विच के साथ में जो भी पर्सन आपको बैठा मिलेगा वही डिस्कस होगा। तो यहां पर ई के बारे में बात हो रही है आगे, कहता ई जो है ए के थर्ड लेफ्ट में है, ए का बायां तीसरा। अगर ई ए का थर्ड लेफ्ट है तो ए ई का दायां तीसरा होगा। ये चेक क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ई जो है वो ए के बाईं और तीसरे प्लेस पे है तो ए जो है वो ई का दायां तीसरा भी है। ठीक है, अगर कईयों को ट्रस्ट इश्यूज हैं आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ बी। जी जो है वो बी का दायां तीसरा है, तो बी तो कहीं भी आ सकता है, बी यहां ले सकते हो, बी यहां भी ले सकते हो। आप बी को यहां नहीं ले सकते, बस दायां तीसरा बनेगा नहीं, बी यहां भी ले सकते हो। और बी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, बी जो है वो पड़ोसी नहीं है किसका? एफ का। अगर बी एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, और बी का दायां तीसरा कौन है? थर्ड टू द राइट ऑफ बी कौन है? जी। इस कंडीशन को होल्ड पे रखेंगे। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो बी के दाईं और दूसरे प्लेस पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, डी का दायां दूसरा है डी और बी का दायां तीसरा है जी। डी बी के दाएं दूसरे स्थान पे है, जी बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। मतलब कि बी का दायां दूसरा अगर मैं यहां पर बिठाऊं तो डी और जी एक साथ दिखाई देंगे आपको। देखो दाईं और दूसरे स्थान पे बी के कौन है? डी। दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? जी। तो डी और जी एक साथ आएंगे और फर्दर डी का इमीडिएट राइट जी बनेगा, तत्काल दाईं ओर, मतलब दोनों एक साथ आएंगे। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों को अरेंज करने के लिए यही कंडीशन बची, बस देख लो डी का तत्काल दायां कौन है? जी। तो बी हमें यहां लेना होगा, क्रॉस चेक कर लो, बी के सेकंड राइट पे डी अवेलेबल है, डी के इमीडिएट राइट पे जी आ गया, मतलब कि बी का दायां तीसरा हमें जी भी अवेलेबल हो गया। ओके, बी एफ का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो एफ यहां आ जाएगा। सभी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट है। ये फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसको हमने यूज किया है। सॉरी, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। जब हम डी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो डी और ए के बीच में 4 व्यक्ति आ रहे हैं, डी ऑप्शन। ये देखो एमटीएस के एग्जाम में आ रखा है ये, तो ये मोस्टली आपको एमटीएस और जीडी में ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, या सीपीओ में आता है ज़्यादा। सीजीएल सीएचएसएल में कम ही पूछा जा रहा है, बट ये मत कोशिश करना कि उसमें तो आ ही नहीं रहे तो उसके लिए हम क्यों प्रिपेयर करें भाई। अब मैं आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया है कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला आपको जो सेक्शन है ना वो रीजनिंग का मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, क्वांट्स में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, अरिथमेटिक कितना एडवांस कितना है, सभी में से आपको कुछ ना कुछ दे देगा। बाकी देखा जाए ये एवरेज, एजेस, परसेंटेज, रेशो,
आप मिक्सचर एंड एलिगेशन को अलग से टॉपिक मत क्रिएट करो, वो तो रेशो से भी हो जाता है सॉल्व, ठीक है। आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन को अलग से हैंडल मत करो, वो भी रेशो की ही एप्लीकेशन है। समझ में आ रही है बातें? CI SI को अलग से कंसीडर मत करो, वो परसेंटेज की एप्लीकेशन है। तो उनमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में भी लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रामर कितनी है? 10 चैप्टर्स तो हैं ग्रामर के, और ज़्यादा कितने हैं? सबसे ज़्यादा टॉपिक्स किसके आते हैं? GS के साथ मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, GS तो भगवान की देन है, पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, उसका क्या ही कर सकते हैं। और वो कैब, बाकी टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके 40+ यूनिट्स हैं। अब क्वेश्चंस आने हैं 25। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी एक टॉपिक की एप्लीकेशन कोई और है, जैसे परसेंटेज की एप्लीकेशन है साइंस CI तो वहां से कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस भी है, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग में ऐसा नहीं है, तो रीजनिंग में कभी भी कुछ भी स्किप मत करके जाओ। मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बोल चुका था, और जो नहीं इस चीज़ को कंसीडर करते थे एडिक्यूटिव वाले एग्जाम में उन्होंने देख लिया है। कई कहते हैं जी इनपुट आउटपुट आया है, अब इनपुट आउटपुट कोई करवाता ही नहीं है, हमने कोर्स में डाल रखा है। जो करके गया होगा थोड़ी बहुत, अगर उसकी पहले 2 सेशंस भी देख के गया होगा ना, वो हिट करके आया होगा पेपर को। अब बाकियों को तो पता ही नहीं है इनपुट आउटपुट होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि कईयों होगा ही नहीं किसी से भी, बट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है, पढ़ने में ही इतना टाइम निकल जाता है। ओके, तो रीजनिंग को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो कि वो तो आसान है भाई देख लेंगे, यही अच्छे अच्छों के तोते उड़ा देती है फिर पेपर में, ठीक है। चलो आगे अगला देखो, फिर से फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वाला केस आ गया, इसको बाहर की तरफ ही करवाऊंगा। आप टुवर्ड्स द सेंटर कर सकते हो, मैं इसे आउटसाइड द सेंटर करवाऊंगा, ठीक। चलो पहली कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ D। जब हम D के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो A और D के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ये सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, मैं एरो हेड लगा के आपको बता देता हूं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। B एंड C आर बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ G। B और C दोनों किसके पड़ोसी हैं? G के, मतलब तीनों एक साथ आएंगे तो G यहां पर बिठाना होगा, तभी B और C यहां पर आ पाएंगे। ओके, आगे देखिए। ओनली 1 पर्सन, एक इंफॉर्मेशन छूट गई, F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। F जो है वो E के तत्काल बाईं ओर है, तो E यहां तो ले नहीं सकते, ये 2 पोजीशन B और C के लिए है। अगर E यहां पर लेंगे तत्काल बाईं ओर ऑलरेडी D है, तो E यहां पर लेना होगा, F E के तत्काल बाईं ओर। इन 2 पोजीशन पे पता करना है कौन B आएगा कौन C आएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ C। जब हम C के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो C और E के बीच में एक व्यक्ति है, तो C यहां पर लेना होगा, तभी उसके बाईं ओर से काउंट करने पे C और E के बीच में एक व्यक्ति आएगा। बचा कौन? B। अगर इसे आपने टुवर्ड्स ही सेंटर किया है तो क्रॉस चेक करो, यही अरेंजमेंट बन रही है। पर्संस का सीक्वेंस देख लो, ACGBDFE, यही आएगा देखना। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन G एंड D। G और D के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। कब? जब हम G के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें। G के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, सिर्फ एक ही पर्सन आ रहा है, D ऑप्शन। A से लेके G तक फिर से 7 व्यक्ति दिए गए हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। नेक्स्ट, G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। G जो है वो B के तत्काल बाईं ओर है। अगला, A सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। A जो है वो D के तत्काल बाईं ओर है। होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ना तो A का आइडिया है अभी तक, ना ही D का आइडिया है। D सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। D जो है वो E के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे है। E का बायां दूसरा कौन है? D। आगे देखिए, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। C जो है वो B का बायां तीसरा है, B का बायां तीसरा, यहां पर C आ गया। ये देखो इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब इन दोनों को ही यूटिलाइज करो। अब देखो, E का सेकंड लेफ्ट कौन है? D। D का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? A। D और A एक साथ आएंगे। E का थर्ड लेफ्ट कौन है? D। अगर मैं E को यहां बिठाता हूं, थर्ड लेफ्ट पे D आ जाएगा, बट D का इमीडिएट लेफ्ट A नहीं आ पाएगा, तो E यहां नहीं हो सकता। E यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि E का हम सेकंड लेफ्ट D यहां नहीं बिठा सकते,
ई यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट डी यहाँ नहीं बिठा सकते, ई के लिए इन्फॉर्मेशन एक ही बची। इसके बाईं और दूसरे प्लेस पे कौन आया, डी, डी का तत्काल बायां कौन है, ए, जो रह गया उसको यहाँ बिठा देते हैं। पूछा क्या गया है, बी और डी में व्यक्तियों की संख्या। अगर हम डी के लेफ्ट से काउंट करना शुरू करते हैं, करो जी डी के लेफ्ट से काउंट करना शुरू, तो डी और बी के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, बी ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखिए, 7 पर्सन है, अब सीक्वेंस में पर्सन नहीं है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सभी का फेस जो है वो केंद्र की तरफ है। चलो पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है, कहता ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एस। जब हम एस के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो एस और जी के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। जब हम ई के बाएं छोर से काउंट करना शुरू करते हैं तो ई और टी के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब टी जो है वो ई के बाईं और तीसरे प्लेस पे बैठा होगा, तभी तो बाईं ओर से काउंट करने पे 2 व्यक्ति आएंगे ई और टी के बीच में। अगला, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। आर जो है वो जी के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, टुवर्ड्स दी सेंटर फेस कर रहे हैं, ये राइट लेफ्ट नहीं मेंशन किया मैंने। आगे देखिए, टी जो है वो पड़ोसी नहीं है किसका, आर का। टी जो है वो आर का पड़ोसी नहीं है, इन 2 पोजीशन पे टी नहीं आने वाला, मतलब यहां पर होगा। अब देखो, अगर टी ई का थर्ड लेफ्ट है तो ई टी का थर्ड राइट होगा, ओके। तो टी मैं यहां नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने टी को यहां लिया तो दाईं और तीसरे प्लेस पे ई नहीं आ सकता, तो टी हमें यहां लेना होगा। 1 2 3, दायां तीसरा कौन हो गया, ई। चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, टी जो है वो ई के बाईं ओर से तीसरे प्लेस पे है, या ई के बाईं ओर से जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ई और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये रही इंफॉर्मेशन, ओके। तसल्ली होनी चाहिए बस, यूज हो गया तो इसे अवॉइड कीजिए। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। डी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली। एफ मतलब जो पेंडिंग सीट थी वहां पर एफ आएगा, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमश, सीक्वेंस में आपको आंसर देना है कि इमीडिएट लेफ्ट में भी बताओ, इमीडिएट राइट में भी बताओ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी, तत्काल दाईं ओर कौन है, जी, तो आंसर वुड बी टी एंड जी। जी एंड टी मार्क मत कर देना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा उन्होंने, सीक्वेंस वाइज हमें बताना है, ओके। फिर से 7 का केस आया, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर। लेवल देख लो, सभी में डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन सा ही दे दिया, हर एक में आपको सारी टाइप्स कवर हो जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर के थ्रू स्टेटमेंट्स पूछे जाने का जो नेचर है वो वेरी कर रहा है। एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। जब हम ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो ई और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पहले 2 थे अब 3 आ गया, मतलब वेरिएशंस और चेंज हो गई। बोथ जी एंड डी आर नेबर्स ऑफ एफ। बोथ जी और डी एफ के पड़ोसी हैं, मतलब तीनों एक साथ आएंगे। अगर जी और डी एफ के पड़ोसी हैं तो एफ जो है वो जी और डी के बीच में बैठा होगा, तो 3 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होंगी, बस यही तीनों बचती थी, इसलिए मैंने एफ को ऑलरेडी अरेंज कर दिया। ये 2 पोजीशन जी और डी के लिए बच गई, और ये 2 पोजीशन जो बाकी बचे, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के तत्काल बाईं ओर है, मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट था भी नहीं सी और ए को अरेंज करने के लिए। डी एंड ई आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। डी और ई एक साथ नहीं आ रहे, तो डी यहां पर आया, जी यहां पर आएगा, बन गई अरेंजमेंट। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी, ए को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग ए, इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ए के दाईं ओर से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ए को छोड़कर कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी। ये देखो, ए के बाद क्या आया, बी चेंज है, सी डी सेम पोजीशन में मिला, डी के बाद ई एफ जी, तो एक ही पर्सन ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। कितने व्यक्ति आगे 7 हैं। फिर से सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, और
कुछ ज़्यादा ही सर्कल बड़ा बन गया। चलिए कंडीशन क्या है पहली, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ R एंड P। Q जो है वो दोनों R और P का पड़ोसी है। होल्ड पे रखेंगे, लेफ्ट राइट का आइडिया नहीं है। M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। M जो है वो R के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, R का बायां दूसरा। यहां पर कौन आ गया, M। तो हमें इसका भी पता चल चुका है। अगर Q जो है वो P और R का पड़ोसी है, मतलब Q के बगल में R आएगा, ठीक है। अगर Q के बगल में R आएगा तो मैं Q को यहां नहीं बिठा सकता, क्योंकि Q के फर्दर बगल में P होना चाहिए, तो ऑलरेडी नहीं आ सकता, M बैठा हुआ है। तो Q यहां होगा और P यहां पर आ जाएगा। कंडीशन को यूज कर लिया, वैनिश करो। आगे बढ़ते हैं। O सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। O M के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, M का बायां दूसरा, यहां पर O आ गया। S इज नॉट द नेबर ऑफ O। S O का पड़ोसी नहीं है। चलो बन गई अरेंजमेंट। The position of how many person will remain unchanged if all the person are arranged in alphabetical order in clockwise direction starting from M। M से शुरू करो, कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन को चेंज नहीं किया। यहां पर देखना होगा कौन सा पर्सन रहता था, N, ठीक है। कितनों ने पोजीशन को चेंज नहीं किया। अब इसमें देखो ऐसा कुछ लिखा है एक्सक्लूडिंग M या कुछ भी नहीं लिखा ना। M से शुरू हो रहा है, कर दो M N O P Q R S। सारे के सारे पर्सन ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, सेम अपनी अपनी पोजीशन पे ही बैठे हैं, ठीक है। तभी तो जानबूझ के एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि एक्सक्लूडिंग M, क्योंकि M मतलब M को छोड़ के। पिछले क्वेश्चन में टर्म्स स्पेसिफिकली दी गई थी, यहां पर नहीं गिवन, तो आपको M को इंक्लूड करना है। ओके, आगे 7 पीपल, ऑप्शंस दिख रहे हैं 2 1 3 4। हाँ विजिबल है। एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा सा। करिए ट्राई आप लोग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। 7 लोग हैं, अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, फेसिंग द सेंटर भी है। देखो पिछले साल लीनियर वाले कम आए हैं, सर्कुलर वाले सबसे ज्यादा आए हैं। स्क्वायर टेबल रेयर पूछा गया है, हालांकि इसमें है स्क्वायर टेबल के क्वेश्चन भी, बट वो कम से कम पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा सर्कुलर अरेंजमेंट आया है। 7 पर्सन फेसिंग द सेंटर। चलो देखो क्या क्या कंडीशंस है। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन A एंड B व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ A। जब हम A के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो A और B के बीच में एग्जैक्टली 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, 3 व्यक्ति बैठे हैं। एग्जैक्टली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन D एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ G। जब हम G के बाएं से काउंट करना शुरू करेंगे तो D और G के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं, पता नहीं है कहां पर आएंगे। तो किसके बाएं से, G के बाएं से। G के बाएं से काउंट करना शुरू करो तो D और G के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, मतलब D जो है वो G के बाईं और तीसरे प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट, B इज नॉट द नेबर ऑफ G। B जो है वो G का पड़ोसी नहीं है, इन 2 पोजीशन पे G नहीं आने वाला। ओके, तो और देखिए G यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अभी कंडीशंस वैलिड है उसके लिए। D इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। D जो है वो B के तत्काल बाईं ओर है। D यहां पर आ गया। अब D से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या थी, वो G का बायां तीसरा है। अब D तो ऑलरेडी बैठ चुका है ना, तो हम रिवर्स में जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है सभी पर्संस की। अगर D G के बाईं ओर है तो G D के दाईं ओर होगा तीसरे प्लेस पे, तो D का दायां तीसरा काउंट कर लो। 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, G। चेक कर लो G के बाईं ओर तीसरे प्लेस पे या G के बाईं ओर से काउंट करने पे G और D के बीच में ठीक 2 व्यक्ति आ रहे हैं। यूज हो गया तो एलिमिनेट कीजिए। एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन E एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E। E के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, E और F के बीच में 3 लोग आएंगे। अगर मैं E को यहां ले लेता हूं, दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, F यहां पर आ जाएगा। E को यहां ले लेता हूं, दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, F नहीं आ सकता, तो E यहां नहीं आएगा।
ई को अगर यहां ले लेंगे, दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, एफ यहां पर आ जाएगा। तो मतलब ई यहां भी पॉसिबल है, ई यहां भी पॉसिबल है। आगे बी एंड ई नेबर्स नहीं है, अगर बी और ई पड़ोसी नहीं है तो ई यहां नहीं आएगा, तो ई के लिए एक ही कंडीशन बची, ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, 3 पर्सन आएंगे ई और एफ के बीच में, जो रह गया वो यहां पर आ जाएगा। बोला क्या गया है, ई और जी के बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जब हम ई के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे। ई के दाएं से काउंट करना शुरू करोगे तो 1 2 3 4, 4 लोग आएंगे ई और जी के बीच में। आगे भाई 8 पर्सन, इन्हीं की वेट थी। स्क्वायर टेबल भी आ गया, अभी हम नाम ले रहे थे ना, देखो स्क्वायर टेबल भी आ गया। 8 लोग हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन कौन है भाई, इनका पहला लेटर कंसीडर करेंगे, बट इस बात का ध्यान रखेंगे आर से अगर हम कंसीडर करते हैं, रीना को हम आर मेंशन करते हैं, तो आर पे 3 नाम आए हैं, रीना, रमन, रोहित। तो रीना को आर ई लिख देंगे, रमन को आर ए लिख देंगे, रोहित को आर ओ लिख देंगे। अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। स्क्वायर टेबल है, 2 पर्सन बैठे हैं हर एक साइड के ऊपर। ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी, अगर रेक्टेंगुलर बन गया, कोई भी लेंथ छोटी बड़ी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन थोड़ा देना है हमने एग्जामिनर को, कहीं तो ऐसे स्केल लेके पहुंच जाएंगे, पूरा स्क्वायर बनाएंगे 2 2 3 3 सेंटीमीटर की हर साइड का। ऑल द पर्सन आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं। रीना सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ रोहित एंड दे बोथ आर सिट ऑन द सेम साइड। रीना रोहित के तत्काल दाईं ओर है, दोनों एक ही साइड पे बैठे हैं, तो रोहित के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ गई, रीना, एक ही साइड पे बैठे हैं। आप कोई भी साइड चूज कर सकते थे, हार्डली मैटर्स। मोनिका फेसिस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। मोनिका उस पर्सन के सामने है जो कविता के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। हमें नहीं पता कविता के बाईं और दूसरे प्लेस पे कौन है, बट जो भी होगा उसके विपरीत में कौन आ जाएगी, मोनिका। ओके आगे, मोनिका इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। मोनिका जो है वो रीना के दाईं और चौथे प्लेस पे है। रीना का दायां चौथा, 1 2 3 4, यहां पर आ गई मोनिका। और मोनिका के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, मोनिका उस पर्सन के विपरीत है जो कविता के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। अभी मोनिका किसके विपरीत है, रोहित के, मतलब रोहित जो है वो कविता के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, क्योंकि जो पर्सन कविता के बाईं और दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है उसके विपरीत में कौन आ रही है, मोनिका अवेलेबल है। हो गई कनेक्ट इंफॉर्मेशन, डाउट आया तो रिवाइंड करके देख लेना। आगे देखिए, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड यू। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम वन साइड ओनली। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, कहीं भी आ सकते हैं। विकास यहां पर 2 के गैप में, उमेश यहां आ सकता है। विकास यहां पर 2 के गैप में, उमेश यहां आ सकता है, कहीं भी ले सकते हो। तो विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे, ये यूज कर लिया हमने। आगे देखिए, एंड उमेश इज एडजेसेंट टू रोहित। उमेश जो है वो रोहित के एडजेसेंट में है, यहां पर उमेश आ गया। और उमेश और विकास के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। उमेश 2 के गैप में, विकास नहीं आ सकता, 2 के गैप में यहां पर विकास आएगा। अगली इंफॉर्मेशन, 1 पर्सन बिटवीन मोनिका एंड रमन। मोनिका और रमन के बीच में 1 व्यक्ति है, तो रमन यहां नहीं आ सकता, तो रमन यहां पर लेना होगा। हो गई अरेंजमेंट। पूछा क्या है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ उमेश। उमेश के दाईं और दूसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है, रीना। ए ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। तो स्क्वायर टेबल से भी घबराने की नीड नहीं है, कहीं डरते हैं ना, स्क्वायर टेबल आ गया भाई, स्क्वायर टेबल आ गया। स्क्वायर टेबल में ज्यादा से ज्यादा क्या कंडीशंस होती हैं, या तो 4 कॉर्नर्स अवेलेबल होते हैं, 4 साइड्स अवेलेबल होती हैं। चांसेस कम है, मैं वैसे इसमें श्योर नहीं हूं, इन आउट की कंडीशन के लिए चांसेस कम आती हैं कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं बाहर की तरफ देख रहे हैं, साइड ऑफ द टेबल है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, या वाइस वर्सा, ऐसे चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। बट होते बहुत आसान है, अगर आपका राइट और लेफ्ट के ऊपर होल्ड बना हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर के केसेस में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर है, तो वो भी आपको ईजी लगेगा और आराम से बन भी जाते होते हैं। एक और देखिए, सेम ऐसा ही केस है, ठीक है। इसमें नाम देख लीजिए, पी से 2 नाम शुरू हो रहे हैं, आर से 2 नाम शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखना होगा। प्रीति प्रिया भी है, रीना और राहुल भी है। स्क्वायर टेबल का केस है,
हर साइड पे दो व्यक्ति बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। पिछले क्वेश्चन की कंडीशन है। चलो देखिए क्या गिवन है। रीना सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अमित। रीना जो है अमित के तत्काल दाईं ओर है और दे बोथ सिट ऑन द सेम साइड। दोनों एक ही साइड पे बैठे हैं। अमित के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ गई? रीना। पहले दो लेटर लिख लीजिए हर नाम के। प्रीति फेसिस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह इंफॉर्मेशन है। प्रीति उस व्यक्ति के सामने है जो किरण के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। किरण, वहां कविता थी, इधर किरण है। जो भी आएगी किरण के बाईं और दूसरे प्लेस पे, उसके बाईं सामने कौन है? प्रीति। प्रीति इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। वही सेम इंफॉर्मेशन है। रीना के फोर्थ राइट पे कौन आ रही है? यहां पर प्रीति। 2 पर्सन बिटवीन वी एंड डी। विकास और दीपक। इधर भी यही था, विकास और उमेश थे इधर। ये हो ही जाएगा, इसमें मैं क्या ही कर पाऊं, सेम लेवल का क्वेश्चन आ गया। विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति आएंगे और दीपक जो है अमित के एडजेसेंट में है। अमित के बगल में कौन है? यहां पर दीपक। दीपक और विकास के बीच में दो व्यक्ति आएंगे। ठीक है। हाँ, प्रीति किसके अपोजिट थी? कविता, सॉरी, किरण के बाईं और दूसरे प्लेस पे जो बैठा था। मतलब अमित किरण के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, तभी उसके विपरीत में कौन है? प्रीति। आगे देखिए, 1 पर्सन बिटवीन पी एंड आर। प्रीति और राहुल। प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपक। दीपक के तत्काल बाईं ओर हमें यहां पर बताना है कौन आएगा। देखो हम ऑप्शन देख लेते हैं। राहुल नहीं है, रीना, विकास, प्रिया डिस्कस नहीं हुई अभी तक, क्योंकि पेंडिंग सीट पे हमें ढूंढना पड़ेगा ना कौन रह गया नाम। ये तीनों नाम तो हमने यूज अभी अभी किए हैं, खुद के लिए कर रहे हैं तो पता चल जाता है ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। प्रिया अभी तक नहीं आई थी, तो मतलब दीपक के इमीडिएट लेफ्ट पे प्रिया बैठी है। ये प्रिया नहीं है, ये प्रीति है। ओके। 8 एथलीट्स नाम दे दिए गए, सभी का पहला लेटर जो है वो डिफरेंट है। ए को छोड़ के अभिषेक और अंकित आ गए, बाकी सारे डिफरेंट है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। वही बात आती है, आप इसे टुवर्ड्स द सेंटर लेके कर सकते हो। मैं अपोजिट वाला करवा देता हूं। 8 व्यक्ति हैं, आमने सामने बैठेंगे। ठीक है। अपोजिट टू द सेंटर मतलब केंद्र से विपरीत। आपके लिए एरोहेड मेंशन कर रहा हूं, कोशिश करना है एरोहेड मार्क करने की नीड ना पड़े आपको भी। के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। के जो है वो आर के बाईं और तीसरे प्लेस पे है। आर का बायां तीसरा के आ गया। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। टी जो है वो सी का दायां तीसरा है। एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। दाएं और दूसरा है एम किसके? एस के। अभिषेक इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अभिषेक जो है वो सी का सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है जी। आगे, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। टी जो है वो एस का सेकेंड लेफ्ट है। लो भाई, अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना। कनेक्शन ना तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राहुल के बारे में गिवन है, ना ही कोयल के बारे में गिवन है। तो एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चीनू से रिलेटेड है। ये देखो चीनू आ गई, तो ये टी से क्या है? तरुण, तनु। ये भी बैठ जाएगा। एस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को पकड़ो पहले तो। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या थी ये पहली? कि कोयल, अरे कोयल से रिलेटेड, हाँ नहीं, इंफॉर्मेशन हमें कोयल से रिलेटेड नहीं गिवन कि कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के बाईं और तीसरे प्लेस पे कोयल है। अब इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हो। कौन सी उठाएं? ये चीनू वाली उठा लेते हैं। चीनू ही है ना? हाँ, क्योंकि चीनू से अभिषेक बैठ जाएगा, चीनू से तनु भी बैठ जाएगी, तनु से फिर सुनील भी बैठ जाएगा। चीनू से रिलेटेड उठाओ कि चीनू के थर्ड राइट पे कौन है? तनु। 1 2 3, तनु यहां पर आ गई। ओके। और चीनू के सेकंड लेफ्ट पे है अभिषेक। चीनू का सेकंड लेफ्ट इधर आ गया अभिषेक।
सुनील के बाईं और दूसरे प्लेस पे तनु है, मतलब तनु का दायां दूसरा सुनील है, तनु का दायां दूसरा इधर कौन आ गया? सुनील। ठीक है, हमने इसे अरेंज कर लिया, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, और सुनील का सेकंड राइट कौन है? एम से क्या है? मोहित। सुनील का सेकंड राइट कौन हो गया? मोहित। अब ये इंफॉर्मेशन रहेगी, देखो राहुल के बाईं और तीसरे प्लेस पे कोयल है। राहुल यहां नहीं ले सकते, बायां तीसरा नहीं बन सकता, राहुल यहां नहीं ले सकते, तो राहुल के लिए कंडीशन क्या बची? सिर्फ यही, बायां तीसरा। यहां पर कौन आ गई? कोयल। जो रह गया, ए से दो नाम थे, दूसरा नाम यहां पर आ जाएगा। हु इज सिटिंग सेकंड द लेफ्ट ऑफ कोयल? कोयल का बायां दूसरा कौन है? ये एम से कौन है? मोहित। सिंपल था, बस यहां पर चूज करना पड़ा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पहले कलेक्ट करनी है। ठीक, अगले पे आइए। 8 बॉयज आ गए, फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर है। ठीक है, तो आप इसे टूवर्ड्स द सेंटर ट्राई कर सकते हो, मैं अपोजिट वाला ही करवाऊंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एरोहेड लगा रहा हूं, देखो टाइम लग रहा है ना ये एरोज मार्क करने में भी। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है आउटसाइड द सेंटर के लिए, जजमेंट नहीं हो पाएगी कि कहीं रिस्क ना हो जाए भी गलती से हम लेफ्ट लेना था इधर, यहां ना ले बैठे, मतलब आउट वाले को इन ना कंसीडर कर दें, तो आप अपने बिहाफ पे ये एरोहेड मार्क कर देना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक है, कर सकते हो। आगे देखिए क्या गिवन है, बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर बी एफ का फोर्थ लेफ्ट है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 8 पर्सन बैठे हैं, फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट मतलब एक दूसरे के विपरीत। एच सॉरी, नोट एफ। अरे तू क्यों चूज हो गया? एच। ओके, बी जो है वो एच के फोर्थ लेफ्ट पे है, कहीं से भी काउंट कर लो। फोर्थ लेफ्ट यहां से देखो, फोर्थ राइट भी है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। 2 बॉयज सिट बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 2 बॉयज है, बी 2 का गैप, एफ इधर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। होल्ड पे रखते हैं कि एफ और बी के बीच में 2 लड़के आएंगे। ई इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है वो डी के बाईं और दूसरे प्लेस पे आ रहा है। अगला, एफ इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है वो सी का सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है, अब एफ यहां पर भी डिस्कस हुआ, यहां पर भी डिस्कस हुआ, तो अगर हम बी और एफ के बीच में 2 पर्सन बिठाते हैं, एफ को यहां ले लेते हैं, तो सी का बायां दूसरा एफ यहां आ जाएगा। अगर मैं एफ को यहां ले लेता हूं तो सी का बायां दूसरा एफ यहां आ जाएगा। दोनों केसेस अभी तक के लिए वैलिड है। सी इज द नेबर ऑफ जी। सी जी का पड़ोसी भी है। चलो भी एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि सी जी का पड़ोसी है। सी इज नॉट द नेबर ऑफ बी। सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला केस खत्म। मैंने आपको क्या कहा था कि सी या तो यहां होगा एफ यहां आ जाएगा, या तो सी यहां होगा तो एफ यहां आ जाएगा। ओके, क्योंकि बी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बट सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां पर आएगा, तभी उसके सेकंड लेफ्ट पे एफ आ पाएगा, तभी हम बता पाएंगे कि बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। गॉट इट? हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, सी अरेंज हो गया तो एफ भी बैठ चुका है, सी और जी पड़ोसी हैं तो जी यहां पर आ जाएगा, और डी का सेकंड लेफ्ट कौन है? ई। अगर डी का सेकंड लेफ्ट ई है तो डी ना तो मैं यहां ले सकता हूं ना यहां ले सकता हूं, क्योंकि दोनों केसेस में सेकंड लेफ्ट ई बनेगा ही नहीं। डी के लिए कंडीशन एक ही बची, इसका बायां दूसरा कौन आए? बायां दूसरा ई अवेलेबल होगा, जो रह गया उसको यहां पर अरेंज कर देंगे। ठीक, चलो पूछा क्या गया है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। बी ऑप्शन आंसर। ये जीडी में आ रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन। 8 गर्ल्स सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो आपने अगर इसे टुवर्ड्स द सेंटर की तरह किया है, अगर आंसर आपका एक्यूरेट यही आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना, अगर उन्होंने बोला है अपोजिट टू द सेंटर है, तो आप अपोजिट टू द सेंटर कर सकते हो। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है वो डी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे आया। डी थर्ड लेफ्ट है किसका? ई का। डी अगर ई का थर्ड लेफ्ट है तो ई डी का थर्ड राइट होगा। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी।
सी जी का थर्ड राइट है और जी जो है वो नेबर नहीं है किसका, ई का। जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, ठीक है। अगर सी जी का थर्ड राइट है तो जी सी का थर्ड लेफ्ट होगा। सी अगर जी का थर्ड लेफ्ट है, जी यहां ले सकते हो, थर्ड लेफ्ट सी यहां बन जाएगा। जी यहां ले सकते हो, थर्ड लेफ्ट सी यहां बन जाएगा। जी आप यहाँ ये दो पोजीशन पे आ सकता है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे ही रखना होगा। जी का थर्ड राइट कौन आएगा, सी। जो क्रॉस लगाए हैं मैंने जी के लिए लगाए हैं कि जी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। एच जो है वो बी का थर्ड राइट है, बी का थर्ड राइट। एच बी जो है वो सेकंड राइट है किसका, जी का। जी का सेकंड राइट कौन है, बी। जी का थर्ड राइट कौन है, सी। जी का सेकंड राइट कौन है, बी। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि बी और सी एक साथ हैं, बी का इमीडिएट राइट सी भी अवेलेबल है। ओके चलो, अब दोनों एक साथ आएंगे बी और सी, और बी का इमीडिएट राइट सी आएगा, तो बी और सी या तो यहां पर होंगे या तो बी और सी यहां पर होंगे। गॉट इट। अब अगर मैं बी को यहां लेता हूं, इमीडिएट राइट पे सी यहां पर आ गया, ठीक। तो फिर हमें बी का थर्ड राइट एच यहां पर बैठ सकता है। बी को यहां लेता हूं, थर्ड इमीडिएट राइट सी यहां पर आ गया, तो बी का थर्ड राइट एच यहां पर भी बैठ सकता है। तो अगर हमने बी को यहां लिया, फिर जी यहां पर आ जाएगा। ये तो केसेस क्रिएट करवा रहा है। वेट 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 वेट, बी यहां नहीं ले सकते, क्योंकि बी का इमीडिएट राइट अगर हमने सी यहां पर बिठा भी दिया तो बी फिर जी का सेकंड राइट होना चाहिए, बट जी तो यहां आ नहीं सकता। जी यहां होगा तभी सेकंड राइट पे बी आएगा, फिर बी का इमीडिएट राइट सी तभी बनेगा ना। जी तो यहां पॉसिबल ही नहीं है, तो बी के लिए कंडीशन एक ही बची, इमीडिएट राइट पे कौन है, सी। जी यहां लेना होगा तभी उसका सेकंड राइट पे बी बैठ पाएगा, क्योंकि अगर बी सी का जी का सेकंड राइट है तो जी बी का सेकंड लेफ्ट बनेगा। गॉट इट। चलो इस इंफॉर्मेशन से तो निजात मिली। बी का थर्ड राइट कौन है, एच। 1 2 3 यहां पर एच आ गया, जो रह गया उसको यहां बिठा दो, एफ ही रह गया, बाकी तो बैठ चुके हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी बताना है, जी का तत्काल बायां ए अवेलेबल है। 8 का केस थोड़ा लेंदी हो जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, होते वो भी आसान है। राइट लेफ्ट की कंडीशन पे आपका होल्ड होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 8 पर्सन है, स्ट्रेट लाइन में है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। लो लीनियर अरेंजमेंट में भी 8 पर्सन का पूछा गया था, ये भी जीडी में आया है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का सेकंड राइट बी अवेलेबल है। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एफ किसी चरम छोर पर बैठा है, दाएं छोर पे तो होने से रहा, अगर दाएं छोर पे ले लिया फिर उसका दायां दूसरा कहां से बन जाएगा, बी। तो वो बाएं छोर पर बैठा हुआ है, इसके दाएं और दूसरे प्लेस पे बी है। टोटल पर्सन 8 थे, 3 सीट्स हो चुकी हैं, बाकी 5 सीट्स ये अवेलेबल होंगी, ठीक। इसको हमने यूज कर लिया। आगे देखिए, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो ई यहां पर होगा। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी का बायां तीसरा है, डी का बायां तीसरा सी अवेलेबल है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। अब ध्यान से देखिए, सी डी के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, तो इसका मतलब डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो डी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि डी जो है वो सी और ए के मिड में आएगा, और मिड में भी कैसे होएगा कि सी डी के लेफ्ट में बैठा होगा और ए डी के राइट में बैठा होगा। ओके, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 पर्सन हो गए। कैसे, डी को हमें जो है वो सेंटर पे बिठाना होगा, इसके सेंटर पे 7 व्यक्तियों की, एफ को हम साइड पे कर देते हैं, तो डी पता है कहां बैठा होगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे होगा, सिर्फ यही केस होगा तभी उसके थर्ड लेफ्ट पे सी आ पाएगा, मतलब डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे और डी और ए के बीच में भी 2 ही व्यक्ति होंगे। समझ में आ गई कंडीशन। तो ये मतलब आपको सिचुएशन को मोल्ड करना पड़ेगा स्मार्टली प्ले करते हुए, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी, ठीक है। जी इज नॉट द नेबर ऑफ ई, जी ई का पड़ोसी नहीं है। पूछा क्या गया है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, सी, ठीक। तो ये था मेरे ख्याल से आपके इस सेशन का आखिरी सेट। कैसा लगा सेशन, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जो भी आप अपना एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हो इस सेशन को लेके, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं,
अब इसमें एक और टॉपिक ऐड हो चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट। पिछले साल पजल नहीं पूछा गया एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस थे कि थोड़ी सी वीडियो अब डिले हो गई है, अब टाइमली आएगी क्योंकि एग्जाम भी आपका नज़दीक है। और भी बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, जल्दी ही आपको पेपर से पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको यूट्यूब पीडीएफ नाम का टैब दिख रहा होगा, ठीक। इसके अंदर जाइए। अब जैसे ये वीडियो डल रही है आपकी अगस्त 2025 में, तो इसमें भी अगस्त 2025 नाम का एक फोल्डर है, जो इस वीडियो का नेम है उसी नेम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद एनोटेशन। आप उसे सॉल्व कीजिए। नहीं तो वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं कि आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन अगर नीड पड़े तो देखिए। वैसे देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई हैं इसमें, ओके। बाकी कोई भी क्वेरी है कोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि सभी को डाउट आ रहा है पता नहीं किस तरह से पैटर्न आए, कैसा एग्जाम में रहे वेरिएशन, वो हमने सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर अपने पेड कोर्सेज में टीच किया हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्सेज में। तो जिन्होंने पूरे का पूरा कोर्स देखा होगा ना, वो आराम से 23-24 क्वेश्चन करके आए हैं, अटेम्प्ट करके आए हैं विद एक्यूरेसी। 25 में से 25 भी करके आए हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनका एक आधा क्वेश्चन छूट गया, वो इस वजह से कि क्योंकि क्वेश्चन ही गलत आ रखा था पेपर के अंदर। अदरवाइज वो सारे टॉपिक्स पढ़ के गए थे। उन्होंने टीयर 1 में थ्योरेटिकल पोर्शन भी नहीं छोड़ा, इनपुट आउटपुट भी नहीं छोड़ा, डाटा सफिशिएंसी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कईयों का ये रहता है ना कि वो टीयर 2 में आएगा, तो टीयर 1 में भी आ गया। तो आप अपने लेवल पे पूरी रीजनिंग प्रिपेयर करके जाओ। क्वेश्चन बैंक वालों का कोई भरोसा नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपको क्रिएट कर दे, ठीक है। तो रीजनिंग अनसर्टेन है, उसके लिए आपको पूरी की पूरी रीजनिंग गो थ्रू करनी पड़ेगी। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर बाकियों को अगर कमेंट सेक्शन में जो मुझसे पढ़ रखे हैं अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, डाउट रहता है कि वो टॉपिक्स भी करवा रखे हैं, तो भाई उनको बता दिया करो। बाकी आपको पता ही है हमने सारे टॉपिक्स तो कवर किए ही हुए हैं, है ना, अपने कोर्सेज के अंदर। तो अगर आप पेड कोर्सेज में ये देखना चाहते हो कि कैसे टीच कर रखा है, तो हमने एक टॉपिक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वैसा ही हो, मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है, टू द पॉइंट रेलेवेंट बातें हैं। लाइव सेशंस का रिकॉर्डेड वो नहीं है बैच, स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है। लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और हम टाइम की वैल्यू रखते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो अपने प्लेसेस पे, ठीक। तो अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कोशिश कीजिए व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। विद इन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा। पीडीएफ मत भूलना सॉल्व करनी, यहाँ जाके मिलेगी। बाकी की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट का, जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे और वो आपका स्कोर बूस्ट करने में एक तरह का हर्डल क्रिएट करते हैं। तो ये दिक्कतें ना आए, इसलिए वो टॉपिक्स ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे सेशंस को चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, देखना नहीं है एटलीस्ट पीडीएफ तो सॉल्व करो। आपको खुद पता चल जाएगा ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन टाइम ले रहा है बनने में। अगर आपके लिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो वीडियो देख लो उसकी, ओके। क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं हर वीडियो के अंदर। चलो इस सेशन में फिर इतना ही, जल्दी ही मिलता हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।